बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीतन राम मांझी पर दिए बयान पर सियासी महाभारत छिड़ गई। बीजेपी समेत एनडीए के सभी दलों ने विधानसभा में जबरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद बीजेपी के विधायक विधानसभा के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए। ये सब लोग अब धरना पर बैठ गए। जो मुख्य द्वार है उस द्वार पर धरना पर बैठ गए हैं और इनकी मांग सीधे यही है कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो और जो अनुसूचित जनजाति है उनके लोगों को अपमानित करना बंद करो। कुछ देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी धरने में शामिल हो गए। जीतन राम मांझी, जिनके खिलाफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को विधानसभा के अंदर उनको मूर्ख तक कहा था और उन्हें नॉनसेंस कहा था, वो भी धरने पर बैठ गए हैं। देख लीजिए, जीतन राम मांझी बैठे हैं, उनके बगल में प्रेम कुमार है, एक तरफ विजय सिन्हा जो विपक्ष के लीडर हैं वो बैठ गए हैं। एनडीए के तमाम जो विधायक हैं धरने पर बैठ गए हैं। एनडीए विधायकों का धरना चल ही रहा था कि कुछ आरजेडी विधायक लड्डू लेकर पहुंच गए। ये विधायक आरक्षण का कोटा बढ़ने की खुशी में एक दूसरे को गुलाल लगा रहे थे और लड्डू खिला रहे थे। इसी बीच जब आरजेडी विधायक मुकेश रोशन धरना दे रहे विपक्ष के विधायकों के पास पहुंचे तो एक बीजेपी विधायक ने उनके हाथ से लड्डू का डब्बा फेंक दिया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच नोकझोंक हुई। दोनों पक्षों में काफी देर तक बहस होती रही। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण दिखा। हालात बिगड़ते देख विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा सामने आए। उन्होंने बीजेपी विधायकों को पीछे हटाया। तब तक सुरक्षाकर्मी भी पहुंच गए और दोनों पार्टियों के विधायकों को शांत कराया जा सका। लड्डू खिलाने पर हुई झड़प के बाद आरजेडी विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी पिछड़ा विरोधी है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री मांझी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष समेत कई बीजेपी विधायक भी मौजूद थे, जो हाथों में पोस्टर लिए हुए थे और दलित समाज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देख महागठबंधन के विधायक भी विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन करने लगे। आरजेडी विधायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। एक तरफ महागठबंधन के दल यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं विधानसभा में, तो दूसरी तरफ देखिए कि यहाँ पर जो एनडीए के दल हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब नीचे देखिए कि धरना पर बैठ गए हैं जीतन राम मांझी। में दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि सदन के जो बाहरी हिस्सा है जहाँ पर अध्यक्ष बैठते हैं, अध्यक्ष के कमरे के बाहर जीतन राम मांझी धरना पर बैठ गए हैं। उनके साथ एनडीए के तमाम दल हैं। जीतन राम मांझी, विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा और तमाम बीजेपी विधायकों ने नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी भी की और आरोप लगाया कि उन्होंने दलितों और महिलाओं का अपमान किया है। दरअसल मांझी और बीजेपी के विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान पर विरोध जता रहे थे। नीतीश ने कल विधानसभा में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के अपने फैसले को मूर्खता वाला कदम बताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मांझी को नॉनसेंस तक बोल दिया था। मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। नीतीश के इसी बयान को जीतन राम मांझी और बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। मांझी ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार दलितों और महिलाओं का अपमान कर रहे हैं क्योंकि उनके संस्कार गिर गए हैं। महिलाओं के बारे में क्या क्या न कहा, आज हिंदुस्तान नहीं संसार वाकिफ हो चुका है। और फिर कल जो हमारे साथ तुम ताम की बात की, भाषा की, हम कहा था कि संस्कार उनका लगता है कि गिर गया है जो ऐसा बोलते हैं। इस दौरान मांझी ने यह भी दावा किया कि नीतीश को साजिशन जहरीला पदार्थ खिलाया जा रहा है। जल्दी किसी को चीफ मिनिस्टर का गद्दी मिले, इसके लिए एक साजिश के तहत उनको विषैला पदार्थ खिलाया जा रहा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो राज्य के हित में कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सतना पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। और सतना में राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी। राहुल गांधी ने किसानों, युवाओं और जीएसटी का मुद्दा उठाया, तो वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराए जाने पर भी उनका दर्द छलका। बड़े उद्योगपतियों ने, अरबपतियों ने नरेंद्र मोदी जी और चौहान जी से मिलकर मध्य प्रदेश से आपकी सरकार और हमारी सरकार चोरी की। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर तंज कसा और ये आरोप लगाया कि बीजेपी जातीय जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहती क्योंकि वो लोगों से उनका हक छीनना चाहती है। जैसे मैंने कहा कि भैया
ये पता लगाते हैं इस देश में कितने ओबीसी युवा हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, किसकी कितनी आबादी है। उस दिन से नरेंद्र मोदी कहते हैं, राहुल जी हिंदुस्तान में कोई जात नहीं, गायब हो गई जात, खत्म। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी देश की सच्चाई छिपा रही है, इसलिए वो जातीय जनगणना कराने से बच रही है। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज चुनाव प्रचार के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला और आरोप लगाया कि उसके राज में लोकतंत्र खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करने में तुली हुई है। अंतर्जाति जनजाति के लोगों के हक मारे जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था पूरी पूंजीपतियों के हाथ में सौंपी जा रही है। दिग्विजय ने बीजेपी के परिवारवाद के आरोपों पर भी पलटवार किया। अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे नेताओं के बेटों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई समाज सेवा में आना चाहता है तो गलत क्या है। इसका परिवार है, उसके परिवार में अगर कोई व्यक्ति या कोई उसका पुत्र या पुत्री या कोई बहन या भाई अगर समाज सेवा में राजनीति में आना चाहते हैं तो ये निर्णय तो जनता करती है। दिग्विजय ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी हमला बोला और कहा कि उनकी कोई विचारधारा नहीं है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र छिंदी में बीजेपी में शामिल हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जनपद सदस्य की सरेआम पिटाई कर दी गई। जीजीपी के विधायक प्रत्याशी देवरावेन भलावी पर पिटाई करने का आरोप है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों नेताओं में बहस और उसके बाद हाथापाई होती दिखाई दी। पीला गमछा डालना वोट मांगने की नहीं है। किस लिए लड़ रहे हो? बीजेपी में चल जाएगा। नहीं, जब आपको वोट नहीं लेना है तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो? फिर कहां नहीं लेंगे, कहां नहीं लड़ेंगे। हमेशा कांग्रेस और बीजेपी को जिताएंगे। अरे आपने बोला ना कि हम वोट लेने के आप दे रहे हैं। नहीं, हम तो लेने के लिए खड़े हुए हैं। हमें जनता ने पीले गमछा डाल के तो मतलब कम से कम। दरअसल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के उम्मीदवार का आरोप था कि बीजेपी में शामिल हुआ सदस्य उनकी पार्टी का पीला गमछा पहनकर वोट मांग रहा है। मात्र चंद्रगिरी गोंडवाना आंदोलन के वोट लेने के लिए बना है क्या? नहीं, ये जय सेवा वोट मांगने के लिए नहीं है। पीला गमछा डालना वोट मांगने के लिए नहीं है। किस लिए लड़ रहे हो? बीजेपी में चल जाएगा। नहीं, जब आपको वोट नहीं लेना है तो चुनाव क्यों लड़ रहे हो? फिर कहां नहीं लेंगे, कहां नहीं लड़ेंगे। हमेशा कांग्रेस और बीजेपी को जिताएंगे। अरे आपने बोला ना कि हम वोट लेने के आप दे रहे हैं। नहीं, हम तो लेने के लिए खड़े हुए हैं। हमें जनता ने पीले गमछा डाल के तो मतलब कम से कम। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट बुधनी में इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इस बार कांग्रेस ने रामायण 2 में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल को उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने बुधनी के चुनावी अखाड़े में मिर्ची बाबा को उतार दिया, जो नामांकन के बाद प्रचार अभियान में अनोखे अंदाज में उतरे। मिर्ची बाबा अपने चुनाव क्षेत्र में पैदल ही घूम घूम कर वोट मांगते दिखे। एक वोट उम्मीद करता हूं कि गौ माता के लिए, नर्मदा के लिए आप एक वोट मुझे जरूर दे देना। जाहिर है मिर्ची बाबा बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश करते दिखे, लेकिन शिवराज पर आरोप लगाकर वोट मांगने का उनका अंदाज कुछ अलग ही रहा। मैं पैसा नहीं बांट सकता हूँ, मैं डरा नहीं सकता हूँ, धमका नहीं सकता हूँ, एक फकीर महात्मा हूँ। चूंकि उनका चुनाव निशान साइकिल है, इसलिए वो राह चलते साइकिल सवारों से उनके घर का केवल एक वोट देने की अपील करते नजर आए। चुनावी राज्य राजस्थान में जोर शोर से प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पाली जिले की बाली विधानसभा पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बीजेपी को घेरते हुए उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और दावा किया कि उनकी सरकार की योजनाओं से जनता को बड़ा लाभ हुआ और सरकार बनने पर और भी नई लाभकारी योजनाओं को लाएंगे। इस दौरान गहलोत ने बीजेपी को भी निशाने पर लिया। हमें बदनाम करते रहते हैं क्या हम लोग हिंदू नहीं है, क्या हम लोग गो भक्त नहीं है, क्या नहीं है। इस प्रकार से ये जो आरोप लगाते हैं उनमें कोई दम नहीं है। बाली के दौरे से पहले भी सीएम गहलोत ने बीजेपी को घेरते हुए आरोप लगाया कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए घबराई बीजेपी गैर मुद्दों को मुद्दा बना रही है। बीजेपी बारे में कोई इश्यू नहीं है खिलाफ बोलने का, नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हैं और अब वो समझ गए कि हमारी दाल गल नहीं रही है, हम इनको जवाब दे नहीं पा रहे हैं। गहलोत ने बीजेपी पर लोगों को धर्म के नाम पर भड़काने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी का हिस्सा होने का मतलब यह नहीं है कि सच को सच और झूठ को झूठ ना कहा जाए। प्रमोद कृष्णम विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक न बनाए जाने से भी नाराज दिखे। हो सकता है उन्हें हिंदुओं के
समर्थन की जरूरत ना हो। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में कुछ नेता हैं जो राम विरोधी हैं और नहीं चाहते कि कोई धर्मगुरु पार्टी में रहे। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है, हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है, हिंदू धर्मगुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्मगुरु पार्टी में रहे। कांग्रेस नेता ने कहा कि राम मंदिर को रोकने की जो कोशिशें हुई उससे सनातन धर्म को मानने वालों की आस्था को ठेस पहुंची। जो राम से नफरत करता हो वो हिंदू नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अभी छिपा नहीं है कि राम भक्त कौन है। प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं बची है क्योंकि सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि शिवराज सरकार ने 50 लाख से ज्यादा असहाय बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा बहनों को हर महीने मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को महीनों से रोक रखा है। पीएम मोदी के कांग्रेस नेताओं की कुर्ताफाड़ राजनीति पर कसे गए तंज पर कांग्रेस ने पलटवार किया। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि पीएम मोदी पहले अपनी पार्टी पर ध्यान दें, बीजेपी के लोग दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। एमपी के सीधी जिले में हुए आदिवासी पेशाब कांड में मौजूदा विधायक केदारनाथ शुक्ला ने बीजेपी प्रत्याशी और सीधी सांसद रीति पाठक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रीति पाठक ने सीधी से चुनाव लड़ने के लिए पेशाब कांड का पूरा षड्यंत्र रचा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 14 उम्मीदवारों के नाम की 5वीं लिस्ट जारी की। बीजेपी ने सिकंदराबाद छावनी से श्री गणेश नारायण को उतारा तो वहीं के महेंद्र को चंद्रायन गुट्टा से टिकट दिया गया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े जिले बाड़मेर में भी राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली बाड़मेर विधानसभा सीट का इतिहास भी बेहद दिलचस्प रहा है। जहां पिछले 15 सालों से बीजेपी लगातार कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ने में जुटी हुई है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। कांग्रेस ने इस बार भी मेवाराम जैन पर भरोसा जताते हुए उन्हें बाड़मेर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने इस बार दीपक कड़वासरा को प्रत्याशी बनाया है। बाड़मेर जिले में पिछले 3 बार से कांग्रेस के मेवाराम जैन ही जीतते आए हैं, लेकिन इस बार चुनाव में क्या है लोगों की राय, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम बाड़मेर से 12 किलोमीटर दूर स्थित जालिपा इलाके में पहुंची, जहां लोगों ने मौजूदा विधायक पर इलाके में काम नहीं करने का आरोप लगाया। शुरुआत में विधायक बने थे तो काम करवाया था 5 साल, उसके बाद में अभी 2 बार बने तो कोई काम नहीं करवाया। राजस्थान का बाड़मेर इलाका तेल और कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही इलाके में गैस, जिप्सम जैसे खनिज भी भरपूर मात्रा में मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ बड़े पैमाने पर विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के जरिए बिजली पैदा की जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि प्राकृतिक संपदा से भरपूर बाड़मेर के कई इलाके आज भी तरक्की से दूर हैं। यहाँ के लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नसीब नहीं हो पा रही हैं। और लोगों के मुताबिक इस इलाके में पानी की गंभीर समस्या है। जी न्यूज से बातचीत के दौरान लोगों ने बताया कि शहर से लेकर गांव तक लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पानी की एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आया है, जिसमें लोगों को अपनी जेब से पैसे खर्च करके टैंकर बुलाने पड़ते हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद प्रदेश में कई सरकारें बनी, लेकिन उनकी समस्या दूर नहीं हुई। बाड़मेर के कई इलाकों में लोग आज भी पानी का टैंकर मंगवाकर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। बहुत ही पानी की गंभीर समस्या है। आज भी पीने के लिए हम 500-700 रुपया टंकी पैसा दे के डलवाते हैं। सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि बिजली न मिलने से भी लोग काफी परेशान दिखे। ग्रामीणों ने बताया कि 24 घंटे में उन्हें 3 से 4 घंटे ही बिजली मिलती है। बाड़मेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के मेवाराम जैन लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। मेवाराम ने 2008 में पहली बार जीत हासिल की थी, उसके बाद 2013 और फिर 2018 में चुनाव जीतकर जीत की हैट्रिक लगाई। यहां के जिला परिषद में भी पिछले 3 बार से कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। इसके बावजूद शहर के हालात नहीं बदले। इसकी गवाही वहां से सामने आई तस्वीरों ने दी। जगह जगह सीवर खुले नजर आए और उसका गंदा पानी सड़कों पर बहता दिखाई दिया। जैसा लोगों ने मुझे बताया, और कई बड़ी जो समस्या है शहरी में विकास के हिसाब से बात करूं तो सीवरेज की ये लाइन जैसी कई बड़ी समस्या हैं जो पूरे शहर में अलग अलग हिस्सों में लोगों की बड़ी सरदर्दी की वजह बन गई है। दावा है कि सीवरेज के गंदे पानी की वजह से लोगों के घरों में सीलन तक आ गई है, तो वहीं खुले सीवर की वजह से कई लोग हादसे का शिकार हो गए। आए दिन हादसे हो रहे। कई बार मोटरसाइकिल वाले, बाइक वाले और पैदल चलने वाले रात में लाइट नहीं होने की वजह से नीचे गिरते हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई।
बाड़मेर शहर में सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों की नींव तो कमजोर कर ही रहा है। शहर में चारों तरफ पड़े कूड़े के ढेर और नाली का गंदा पानी वहां के उद्योग धंधों पर भी असर डाल रहा है। और हालत यह हो गई है कि सड़क के किनारे पर बसे कई उद्योग धंधे धीरे धीरे बंद होने की कगार पर पहुंच गए। जी न्यूज से बातचीत के दौरान दुकानदारों ने बताया कि सड़क पर बह रहे गंदे पानी की वजह से लोगों ने उनकी दुकानों पर आना छोड़ दिया। पानी भरा होने की वजह से कोई कस्टमर आता नहीं है और रोड पे चलने वाले लोग भी रॉन्ग साइड यूज करते हैं। उसके बाद में कई बार यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह भी हुए हैं। बातचीत में लोगों ने बताया कि पूरे बाड़मेर शहर में नाली का गंदा पानी सड़कों पर बहता है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये हाल तब है जब 15 साल से जो जिला परिषद है बाड़मेर की, उसमें भी कांग्रेस है। 15 साल से विधायक भी यहाँ कांग्रेस के आते हैं। हालांकि सीवरेज की समस्या के समाधान के लिए ट्रीटमेंट प्लांट भी है, लेकिन बताया गया कि वो भी ढंग से काम नहीं कर रहे। शहर का हाल जानने के बाद जी न्यूज की टीम बाड़मेर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिव गांव पहुंची। ये वही गांव है जहां के किसानों ने बिजली नहीं मिलने से नाराज होकर आंदोलन किया था। और इस बार विधानसभा चुनाव में भी यहां बिजली का मुद्दा एक बार फिर गर्माता नजर आया। इस इलाके में जीरे की फसल बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन बिजली कटौती की वजह से किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लाइट हमारे को 2.5 से 3 घंटे ही मिल रही है, जबकि सरकार है वो 12 घंटे 6 घंटे 200 यूनिट फ्री, सब कुछ बिल्कुल फर्जी है। हालांकि कई किसानों ने अपने अपने खेतों में मोटर लगा रखी है, लेकिन बिजली की आंख मिचौली की वजह से कई बार उनकी मोटर जल जाती है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि एक मोटर को ठीक कराने में 20 से 25 हजार रुपए तक खर्च आता है। 3.5 घंटे बिजली मिल रही है, अभी मुश्किल से, वो भी ट्रिपिंग में आती है। बार बार ट्रिपिंग आने से किसानों की मोटर जलती है। वो एक मोटर तैयार कराने में 22,000 से 23,000 रुपए का खर्चा आता है। यह हाल तब है जब बाड़मेर में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी बड़े पैमाने पर पैदा की जा रही है, लेकिन इसका फायदा इलाके के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। राजस्थान के दूसरे सबसे बड़े जिले बाड़मेर में इस बार चुनाव में 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं, और वो है पानी और बिजली की समस्या। बाड़मेर जिले में ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान जी न्यूज की टीम शास्त्री नगर इलाके में पहुंची। और बाड़मेर का शास्त्री नगर वो इलाका है जो पानी की कमी से बुरी तरह से जूझ रहा है। इलाके के लोगों ने बताया कि उन्हें हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही पानी मिल पा रहा है, और वो भी कुछ मिनटों के लिए। लोगों ने बताया कि पानी का टैंकर मंगवाकर वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये शास्त्री नगर है, और जो मुझे बताया गया तकरीबन 40 साल पुरानी ये आबादी है जो यहाँ पे रह रही है, और अभी भी इस आबादी को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, इलाके के लोगों ने अधिकारियों और पानी माफिया में मिलीभगत का भी आरोप लगाया। लोगों ने सवाल उठाते हुए पूछा कि सप्लाई का पानी नहीं आता है, लेकिन फोन करने पर 2 मिनट के अंदर ही पानी का टैंकर कहां से आ जाता है। हर घर में 2-3 ट्रंक आते हैं पर महीने, परंतु ये ट्रंक कहां से आते हैं ये नहीं समझ में आते। नल में पानी नहीं आता है, ट्रंक भर के लेके आ जाता है। लोगों ने पानी की समस्या को लेकर कई बार विधायक मेवाराम जैन से बात की, लेकिन उन्हें हर बार भरोसे के सिवा कुछ नहीं मिला। बाड़मेर विधानसभा सीट पर पिछले 3 बार से कांग्रेस का कब्जा है। हालांकि इस बार बाड़मेर विधानसभा सीट का परिणाम किस पार्टी के पक्ष में जाएगा, इसका पता 3 दिसंबर को ही चल पाएगा। लेकिन चुनाव से पहले इलाके में विकास के मुद्दे को लेकर लोगों में काफी आक्रोश नजर आया, तो वहीं सरकारी योजनाओं पर भी लोगों ने सवाल उठाए। जब जी न्यूज की टीम ने इलाके के विधायक और कांग्रेस उम्मीदवार मेवाराम जैन से बात की, तो उन्होंने बिजली समस्या से साफ इनकार कर दिया। गांव में नहीं मिल रही है या शहर में नहीं मिल रही है, गलत बात है। इस बिजली में खूब कम किया। हालांकि सीवरेज लाइन की समस्या के सवाल पर मेवाराम जैन ने माना कि सीवरेज का काम अभी अधूरा है और इसे जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। वहीं पानी की समस्या को भी जल्द दूर करने का भरोसा दिया। करीबन 5 साल हो गए। ठेकेदार है जो बिल्कुल धीमी गति से काम कर रहा है, और उसके लिए री-टेंडर की भी बात चल रही है, उस पर पेनल्टी लगाने की भी बात की है। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार के सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया। बेचारा बर्बाद हो रहा है, किसान रो रहा है, कोई भी उसकी कहीं सुनवाई ये सरकार नहीं कर रही है। कर्ज के तले दबा हुआ किसान है। फिलहाल बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है और दोनों दलों के नेता जनता को लुभाने में जुटे हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में किस पार्टी के नेता को जनता का आशीर्वाद मिलेगा, इसका फैसला 3 दिसंबर को ही हो पाएगा।
इन दिनों पूरी दुनिया में जिस चीज की चर्चा सबसे ज्यादा है वो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को लेकर तमाम अच्छी बुरी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन कई मायनों में एआई बड़े काम की तकनीक साबित हो रही है। एआई की मदद से आईआईटी मद्रास के एक्सपर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए एक विशेष तरह का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में अपनी स्थानीय भाषा में अपनी बात कह सकेगा और उसकी बात सामने बैठे जज तक उनकी भाषा में ट्रांसलेट होकर पहुंचेगी। इस सॉफ्टवेयर के लिए सुप्रीम कोर्ट और आईआईटी मद्रास के बीच एक एमओयू भी साइन हुआ है। एआई का दूसरा इस्तेमाल पंजाब की 8 सेंट्रल जेलों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए करने की योजना है। इस योजना के तहत पंजाब की 8 सेंट्रल जेलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस 1100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये सीसीटीवी कैमरे जेल के अंदर और चार दीवारी के बाहर की हर हरकत की रिकॉर्डिंग करने में सक्षम रहेंगे और सीसीटीवी कैमरे में कुछ भी अगर संदिग्ध हरकत दिखी तो तुरंत अलार्म बजने लगेगा। जानकारी के मुताबिक अगले साल मार्च तक एआई आधारित सीसीटीवी नेटवर्क पंजाब की जेलों में काम करने लगेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर, धनतेरस पर गुरुग्राम में लंबा जाम लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली गुरुग्राम रोड पर ट्रैफिक जाम लग गया है। कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार देखने को मौके पर खरीदारी करना शुभ माना जाता है। खासतौर पर धातु की खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है और ऐसे में लोग जमकर के खरीदारी करने के लिए निकले हैं और सड़क पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली गुरुग्राम रोड पर ट्रैफिक जाम लग गया है। कई किलोमीटर लंबी गाड़ियों की कतार देखने को मिल रही है। दरअसल कल और परसों दीपावली का त्योहार भी है और वीकेंड भी है और ऐसे में कई लोग शहर से बाहर जाने का भी प्लान कर रहे होंगे और शायद यही वजह है कि सड़कों पर जबरदस्त कतार देखने को मिल रही है। धनतेरस के मौके पर लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी करने के लिए बाजारों की ओर भी रुख कर रहे हैं और कुल मिलाकर के सड़कों पर फिलहाल जबरदस्त ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में जी न्यूज अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि अगर मुमकिन हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो का इस्तेमाल करें दिल्लीवासी, क्योंकि सड़कों पर फिलहाल तो लंबा जाम लगा हुआ है। धनतेरस पर गुरुग्राम में लंबा जाम लगा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज देश भर में धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। धनतेरस वाले दिन खरीदारी को काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में बाजारों में जबरदस्त चहल पहल देखी गई, साथ ही श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। उत्तराखंड के देहरादून में आईटीबीपी स्थापना दिवस के मौके पर रेजिंग डे परेड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहां मौजूद रहे। पंजाब सरकार और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के बीच चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने विधानसभा सत्र को असंवैधानिक करार देने पर सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या राज्यपाल को इस बात का जरा भी अंदेशा है कि वो आग से खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी और बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई। बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक पहाड़ी इलाकों में जुटने लगे। प्रदूषण के खतरनाक स्तर से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को बारिश ने राहत दी, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से घटकर कई जगह 100 के नीचे पहुंच गया, जिससे लोगों ने साफ हवा में सांस ली। कुदरत से मिली इस राहत से दिल्ली एनसीआर में आई जहरीली धुंध छट गई और आसमान साफ होने से विजिबिलिटी भी बढ़ गई। और हम देखते थे कि किस तरीके से पूरा अक्षरधाम धुंध की चादर के पीछे ढका हुआ नजर आता था, लेकिन अगर हम अभी की तस्वीर देखें तो आप देख सकते हैं कितना साफ सब कुछ दिखाई दे रहा है। प्रदूषण घटने से लोग भी बिना मास्क के निकले और खुशी जताई। पॉल्यूशन पूरा दब गया और बहुत अच्छा लग रहा है, सांस लेने में बड़ा मजा आ रहा है। इसके साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी बारिश की वजह से प्रदूषण का स्तर घटकर सामान्य हो गया, जिससे राहत की सांस ले रहे लोगों ने खुशी जताई। दिल्ली में दिवाली के बाद ऑड इवन लागू करने के फैसले से पहले केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, जिसमें शिकागो विश्वविद्यालय और आईआईटी दिल्ली, कानपुर की एक स्टडी रिपोर्ट को आधार बनाया और ऑड इवन को सही ठहराते हुए इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ने का दावा किया। हलफनामे में स्टडी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि जनवरी 2016 में ऑड इवन के दौरान PM 2.5 का स्तर 4 से 6% कम हुआ था। साथ ही हलफनामे में बताया कि ऑड इवन स्कीम से सड़कों पर भीड़ भाड़ कम हुई, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में वृद्धि हुई। ऑड इवन से ईंधन की खपत में 15% की कमी हुई। 2015 से इस साल जुलाई तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क के तौर पर 1491.16 करोड़ रुपए जुटाए गए। दिल्ली सरकार के साथ DPCC यानी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने भी अलग से अपना हलफनामा दायर किया, जिसमें कहा गया कि स्मॉग टावर्स को लेकर IIT की स्टडी से पता चला है कि स्मॉग टावर का प्रभाव सीमित क्षेत्र तक ही रहता है। दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन लागू करने का फैसला किया गया है।
दिल्ली सरकार के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें प्रदूषण रोकने के लिए किए गए अब तक के उपायों पर कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए दिल्ली और पंजाब सरकार को फटकार लगाई और कहा कि खेतों में पराली जलाने के मामलों को हर हाल में रोकना चाहिए। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले 6 साल से दिल्ली एनसीआर के लोग प्रदूषण को झेल रहे हैं और ये अब हर साल की बात हो गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सुबह हुई बारिश से प्रदूषण थोड़ा सुधरा, लेकिन इसमें सरकार का कोई धन्यवाद नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऑड इवन पर फैसला कोर्ट दिल्ली सरकार पर छोड़ता है, बस इसका असर होना चाहिए। पराली जलाने पर रोक लगनी चाहिए, इसके निपटारे का अलग तरीका खोजें। पंजाब में पराली जलाने की वजह धान की खास किस्म की खेती है। पंजाब के किसानों को दूसरी फसल के लिए प्रोत्साहित करें, किसान संगठनों से बात करने की जरूरत है। पराली जलाने वाले किसानों को डर दिखाकर या प्यार से समझाने की जरूरत है। प्रदूषण कम करने की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र की नहीं बल्कि सभी राज्यों की भी है। केंद्र सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से बात करके समाधान निकाले। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को होगी। बारिश की वजह से घटे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू करने के फैसले को फिलहाल टाल दिया। दिल्ली में सोमवार से 1 हफ्ते के लिए ऑड इवन लागू होने वाला था, लेकिन बीती रात हुए मौसम में बदलाव की वजह से प्रदूषण का स्तर घट गया, जिसके बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि फिलहाल ऑड इवन को टाल दिया गया है और आगे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। अभी थोड़ा प्रदूषण का स्तर और कम होगा, इसको देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो 13 से 20 तक का ऑड इवन लागू करने का निर्णय है उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर की समीक्षा करके फिर सरकार आगे का निर्णय लेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बीजेपी ने एक बार फिर पराली पर दिल्ली और पंजाब सरकार को घेरा। कुल मिलाकर 22,000 से ज्यादा घटनाएं पंजाब में पराली जलाने की हुई है। क्या किया पंजाब की सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए? बीजेपी ने केजरीवाल पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। जयपुर के गणपति प्लाजा से आयकर विभाग ने करोड़ों रुपए बरामद किए। जयपुर के गणपति प्लाजा में इनकम टैक्स की टीम को छापे में लॉकर से बोरे भरे नोट मिले। बताया गया कि आईटी टीम ने 2 लॉकर से 9 करोड़ रुपए नकद और 12 किलो सोना बरामद किया। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने गणपति प्लाजा में कालाधन होने का दावा किया था। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की। एसआईए की कई टीमों ने अनंतनाग, पुलवामा में आतंकियों के मददगारों के ठिकानों पर छापेमारी की। रेव पार्टी मामले में नोएडा पुलिस एक बार फिर बिग बॉस OTT 2 के विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन एल्विश यादव ने तबीयत का हवाला देते हुए पूछताछ में शामिल होने से इनकार कर दिया। अलीगढ़ में 2 लड़कियों पर नशे की हालत में फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश का आरोप लगा। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू की। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रोशनी के पर्व के लिए तैयार है। अयोध्या त्रेता युग जैसी सजी है और वहां के हर मठ, मंदिर और गलियों में इस वक्त कुछ सुनाई दे रहा है, तो वो है राम नाम की गूंज, जिसमें राम भक्त डूबे दिखाई दिए। अयोध्या नगरी दीपोत्सव से पहले भगवान श्री राम के स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। यहाँ मठ मंदिरों में श्रद्धालु श्री राम का नाम जप रहे हैं, फिर चाहे वो बुजुर्ग हों या फिर बच्चे, सबके सुर में भगवान राम ही सध रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम के आगमन की खुशी में आज झूम रहे हैं, गा रहे हैं और अयोध्या वासी बहुत ही खुश हैं। इसलिए कहना है, आओ घर घर मनाए दिवाली, अयोध्या में राम आए हैं। अयोध्या में उत्सव के इस रंग रौनक के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी को भी सराहा जा रहा है। त्रेता युग में भगवान श्री राम के आगमन से पहले जैसे अयोध्या उत्सव में डूब गई थी, आज अयोध्या में वैसे ही खुशी की लहर है। श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियां भी जोरों पर हैं। राम मंदिर के नक्काशीदार दरवाजे वहां पहुंच चुके हैं। बताया गया कि इन भव्य द्वारों को सोने से जड़ने का काम भी शुरू हो गया है, जिन्हें गर्भगृह समेत पूरे राम मंदिर में लगाया जाएगा। राम मंदिर का निर्माण परंपरागत नागर शैली में हो रहा है। मंदिर में 36 द्वार होंगे और इन दरवाजों को सोने से जड़ा जाएगा। दरवाजे में सोने का मुलामा रहेगा, पूरे सोने का रहेगा, सोना जड़ा जाएगा। हाँ, एक दरवाजे में 3 kg, एक दरवाजे में 3 kg, एक दरवाजे में 3 किलो सोना। कितने दरवाजे लगेंगे? टोटल 18 है। 18 गर्भगृह, नीचे गर्भगृह में 18 है, ऊपर 18 है।
राम मंदिर में लगने वाले भव्य द्वार महाराष्ट्र के जंगलों की सागौन की लकड़ी से बने हैं। इन्हें हैदराबाद के कारीगरों ने राम सेवकपुरम में बनाकर तैयार किया है। इन द्वारों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है, साथ ही हाथी, कमल और मोर जैसी आकृति उकेरी गई है। दरवाजों पर सांचे भी बनाए गए हैं ताकि उन्हें सोने से जड़ा जा सके। अयोध्या में राम मंदिर का काम आखिरी चरण में चल रहा है और जनवरी 2024 में यहाँ रामलला विराजमान होंगे। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के हर राम भक्त को प्रतीक्षा है, जिसके स्तंभ खड़े हो चुके हैं और कारीगर नक्काशी का काम पूरा कर रहे हैं। 3 मंजिला राम मंदिर की हर मंजिल 20 फीट ऊंची होगी और राम मंदिर इतना विशाल और भव्य कि हर कोई देखता रह जाए। राम मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर सामने दिखाई देगा गर्भगृह का द्वार, जहां कारीगर तेजी से काम पूरा करने में जुटे हैं। यहाँ पर गर्भगृह का जो है वो काम चल रहा है। जो नक्काशी है, जो डिजाइने हैं, वो आप देखिए यहाँ पर बकायदा काम हो रहा है। राम मंदिर 3 मंजिल का होगा और हर मंजिल 20 फीट की होगी, जिसमें भूतल पर गर्भगृह में श्री राम के बाल रूप विराजित होंगे। वहीं पहली मंजिल के गर्भगृह में श्री राम का दरबार नजर आएगा। इसमें 5 मंडप है, जिसमें पहले मंडप का गुम्बद तैयार हो गया है। गुम्बद तैयार हुआ है। हाँ जी, डिजाइन है काफी खूबसूरत दिख रही है। खूबसूरत है। 10 लेयर का डिजाइन है। इसमें से 5 लेयर में मूर्तियों का काम होता है, जिसको यहीं पे लाके बनाया गया था। राम मंदिर में 161 फीट ऊंचे मुख्य शिखर के साथ 5 उप शिखरों का भी निर्माण हो रहा है और शिखर के नीचे ही मंडप तैयार किए जा रहे हैं। राम मंदिर का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मंदिर निर्माण के साथ ही भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में एक और अध्याय जुड़ जाएगा, जिसका लंबे वक्त से राम भक्तों को इंतजार था। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित करने पहुंचे, जिस पर सीएम योगी ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि जीवन धन्य हो गया। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले को लेकर आईबी और सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले आईएसआई और लश्कर के आतंकी हमले की फिराक में हैं। ऐसे में राम मंदिर की सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। बताया जा रहा है कि खतरे को देखते हुए अयोध्या की सुरक्षा 6 लेयर की होगी, जिसका जिम्मा एटीएस और एसटीएफ के पास होगा। वहीं राम मंदिर की सुरक्षा में बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की जाएगी। इसके अलावा आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर जांच एजेंसियां नजर भी रख रही हैं। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं। युद्ध को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन 35 दिनों से जारी इस युद्ध में हर दिन इंसानियत मरती जा रही है। और माना कि आग सबसे पहले हमास ने लगाई, लेकिन अब इजराइल ने भी फिलिस्तीनियों को जिंदा नहीं छोड़ने की कसम खाई है। इजराइल के लड़ाकू विमान गाजा के आसमान में बाज की तरह मंडरा रहे हैं और हर एक उस ठिकाने को तबाह करने पर आमादा हैं, जिस पर कभी हमास के आतंकियों का कब्जा होता था। हर बदलते दिन के साथ गाजा पर हमले तेज होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो इजराइल पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा करके ही दम लेगा। और गाजा पट्टी में घुसकर हमास के आतंकियों को मार रही इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें इजरायली सैनिक हमास आतंकियों से 2-2 हाथ करते दिखे। क्योंकि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में किए गए नरसंहार के बाद इजराइल बदले की आग में जल रहा है। इसलिए जब इजरायली सैनिक वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके में घुसे तो उन्होंने भी कोई रियायत नहीं की। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें बख्तरबंद गाड़ियां लेकर घुसे इजरायली सैनिकों ने आतंकियों को घेर लिया और फिर उन पर गोलियों की बौछार कर दी। जान बचाने के लिए हमास के आतंकियों ने इजरायली सैनिकों पर पत्थरबाजी भी की, लेकिन वो ताकतवर हथियारों से लैस इजरायली सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सके और इजरायली सेना की तरफ से किए गए इस हमले में 7 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया गया कि उसने 10 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया और 20 से ज्यादा संदिग्धों को पकड़कर हथियार जब्त कर लिए। और इसी बीच इजरायली सेना का मानवीय चेहरा भी देखने को मिला। जब आईडीएफ ने आखिरी वक्त में एक टारगेट के पास बच्चों और आम लोगों को टहलते देखा तो उसने एयर स्ट्राइक रद्द कर दी, क्योंकि ये हवाई हमला अगर होता तो इसमें दर्जनों बच्चे और आम लोग मारे जाते। इसलिए मिसाइल को ब्लास्ट होने से पहले ही आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक को रद्द कर दिया। आईडीएफ ने इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया और ये दिखाने की कोशिश की कि उसकी लड़ाई केवल हमास के आतंकियों से है, आम लोगों से नहीं। हालांकि इस वीडियो के साथ ही इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक तस्वीर भी शेयर की, जिसमें स्कूलों और अस्पतालों को दिखाया गया। इजराइल ने दावा किया कि आतंकी जान बचाने के लिए स्कूलों और अस्पतालों में छिपे हुए हैं और उन्हें आम लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है। इजराइल हमास युद्ध ने तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। इस जंग में अब अमेरिका भी कूद गया है। अमेरिका के युद्धक विमानों ने सीरिया में ईरानी सेना के हथियार डिपो पर बड़ा हवाई हमला किया, जिससे तनाव बढ़ गया, क्योंकि बीते दिनों अमेरिका के 2 F-15 लड़ाकू विमानों ने सीरिया में बमों की ऐसी बारिश की जिसमें ईरान के हथियार बर्बाद हो गए।
अमेरिका ने दावा किया कि पूर्वी सीरिया में मौजूद वो हथियार गोदाम ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का था और वहां रखे हथियारों से अमेरिका की सेना पर बीते 3 हफ्तों से हमले किए जा रहे थे। इसलिए अमेरिका ने ईरान के हथियारों को ही तबाह कर दिया ताकि ना रहे हथियार और ना ही हमले किए जा सके। क्योंकि पश्चिम एशिया में पहले ही हालात विस्फोटक बने हुए हैं, सिर्फ एक चिंगारी जंग की आग भड़का सकती है और अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद जो तस्वीर बनती नजर आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से जंग लड़ रहे अमेरिका और ईरान खुलकर जंग में उतर सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रियायती कीमतों पर भारी मात्रा में रूस से कच्चा तेल खरीदकर मोटी कमाई की। सरकारी आंकड़ों के हवाले से दी जा रही जानकारी के मुताबिक भारत ने जनवरी से सितंबर के बीच 6.91 करोड़ टन तेल रूस से इंपोर्ट किया, जो शुरुआती 9 महीनों में 43,782 रुपए प्रति टन की दर से खरीदा गया, जिसमें शिपिंग और दूसरे चार्जेस शामिल थे। इस दौरान इराक और दूसरे देशों में क्रूड ऑयल प्रति टन 47,019 रुपए की दर में बिक रहा था। इस हिसाब से कंपनियों ने करीब 3,200 रुपए प्रति टन सस्ते में तेल खरीदा है। यानी इस साल के पहले 9 महीनों में भारतीय कंपनियों ने रूस से सस्ते दामों में तेल खरीदकर करीब 22,490 करोड़ रुपए बचाए। चूंकि यूक्रेन के साथ युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए इसका फायदा दुनिया में क्रूड ऑयल के तीसरे सबसे बड़े इंपोर्टर भारत ने उठाया और यूरोप की जगह रूस से तेल का इंपोर्ट बढ़ा दिया। भारत ने 2020 में रूस से अपनी जरूरत का सिर्फ 2% कच्चा तेल खरीदा था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले 2021 में टोटल सप्लाई 16% हो गई और 2022 में सप्लाई बढ़कर 35% तक पहुंच गई। फिलहाल भारत रूस से अपनी जरूरत का 40% क्रूड ऑयल खरीद रहा है। भारत की टोटल व्यापार वैल्यू में क्रूड ऑयल का हिस्सा 1/3 है, यानी भारत जो कुछ भी इंपोर्ट करता है उसका करीब 1/3 हिस्सा क्रूड ऑयल होता है। इसलिए रूस के कच्चे तेल से हुए इस मुनाफे से व्यापार घाटे यानी करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी आएगी। उधर युद्ध के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत दौरे पर रहे। दिल्ली में ब्लिंकन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच 2+2 की बैठक हुई। और इस बैठक के तहत अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले। 2+2 की इस बैठक में भारत अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। Defense remains one of the most important pillars of our bilateral relationship. Your visit to India is at a time when India and US are closer than ever before. वहीं भारत और अमेरिका के संबंधों को पहले से ज्यादा मजबूत करने और भविष्य में और ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने के लिए भी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। We've made impressive gains in building our major defense partnership over the past year, and that will help us contribute even more together to the cause of peace and stability. बैठक शुरू होने से पहले ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सितंबर में हुए G20 के सफल आयोजन के लिए अमेरिकी सरकार को धन्यवाद दिया। Z News।